दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। कुछ समय पहले मैंने हरियाणा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना को उत्तराखंड में मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट बनाए जाने के मसले पर एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो आप जैसे कई व्यूअर्स अभी भी लगातार देख रहे हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देख रहे हैं। आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि बात दूर तक पहुंच रही है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई भड़ाना कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं या भड़ाना भी इसी देश के बाशिंदे हैं। मैं उनसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल करना चाहता हूं कि भाई लोगों, कल को अगर बीजेपी उत्तराखंड से माने अपने किसी नेता गणेश जोशी को या कांग्रेस गणेश गोदियाल को हरियाणा से विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट बना दे, तो बीजेपी और कांग्रेस में हरियाणा के जो लोकल लीडर हैं या जो वहां की पब्लिक है, वहां के वोटर्स हैं, क्या वे स्वीकार कर पाएंगे उन्हें? हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने तो अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ लोकल और बाहरी का कैंपेन छेड़कर उन्हें हरवा ही दिया था। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं वही सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सिंघवी भी इसी देश के बाशिंदे हैं, वो कोई पाकिस्तानी नहीं है। वो तो फिर भी राज्यसभा का चुनाव था, जहां बीजेपी हो या कांग्रेस कोई भी अन्य पार्टी हो, अक्सर राज्य के बाहर के कैंडिडेट को ही उतारती रही हैं। विधानसभा का चुनाव तो राज्य का चुनाव होता है, राज्य की सरकार बनाने और वहां की नीतियां तय करने का चुनाव होता है। इसमें अगर बाहर से उठाकर किसी ऐसे नेता को चुनाव में उतार देंगे जिसकी ना जन्मभूमि उत्तराखंड है ना कर्मभूमि, तो सोचिएगा वो क्या करेगा। सबसे पहला सवाल तो यही होगा ना कि आखिर हरियाणा का नेता उत्तराखंड में विधायक बनने क्यों आया है। आखिर उसके असली मंसूबे क्या हैं, उसके इरादे क्या हैं। क्या हरियाणा के नेता को उत्तराखंड से उपचुनाव में उतारा जाना सिर्फ राजनीतिक समीकरण साधने का मामला भर है, या उस लीडर की नजर उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर है? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है या आप देना नहीं चाहते, तो समझिए कि आपका कोई हिडन एजेंडा है। और अगर आपका कोई छिपा हुआ एजेंडा है तो फिर सवाल क्यों न उठाए जाएं। आपको याद दिला दूं कि हाल की लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने अपने केंद्रीय संगठन के पदाधिकारी अनिल बलूनी को कैंडिडेट बनाया था, तो हमारे यहां तो उनके खिलाफ भी स्थानीय और बाहरी का सेंटिमेंट उभारने की कोशिश हुई थी। बलूनी भी पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो भी इसी देश के और इन्हीं पहाड़ों के मूल निवासी हैं। लेकिन आपको ताज्जुब हो सकता है कि उनके खिलाफ चुनाव कैंपेन के दौरान एक गढ़वाली गाना खूब चल पड़ा था। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रहने वाली। मतलब मैं पहाड़ों का निवासी हूं और तू है दिल्ली का रहने वाला। इस कैंपेन का भाव यह था कि तुम पहाड़ के लोगों के दुख दर्द, यहाँ की तकलीफों, यहाँ की समस्याओं, यहाँ के बुनियादी मसलों को क्या जानो। तुम्हारी तो चुनावों में पैराशूट लैंडिंग हो रही है, तुम तो दिल्ली से भेजे गए हो। तो जब दिल्ली में रहने वाले पहाड़ी अनिल बलूनी पर उनके अपने ही लोग ताना कर सकते हैं, उनके खिलाफ चुनाव में भीतरी बाहरी का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो सकती है, तो फिर करतार सिंह भड़ाना को लेकर ऐसे सवाल उठने से भला कौन रोक सकता है। भड़ाना की न तो जन्मभूमि उत्तराखंड है, न ही कर्मभूमि। अगर भड़ाना को जाति बिरादरी का समीकरण साधने के लिए हरियाणा से लाकर उत्तराखंड के उपचुनाव में उतारा गया है, तो फिर दिल्ली में कोई पार्टी जो है उत्तराखंड के नेताओं को टिकट देने से क्यों कतराती है? प्रवास के पहाड़ को नुमाइंदगी क्यों नहीं देते? दिल्ली में तो पहाड़ के लोगों की तादाद लाखों में है। क्या दिल्ली में रह रहे पहाड़ी क्या किसी पार्टी की सिर्फ दरी उठाने के लिए हैं? ये सवाल बनता है। तो भाई लोगों, असल में मामला सिर्फ भड़ाना का नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। जब आप घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से जोड़ेंगे तो पाएंगे कि उत्तराखंड की एक पहाड़ी राज्य होने की मूल अवधारणा को खत्म करने की साजिशें सिलसिलेवार तरीके से हो रही हैं। इसमें हमारे अपने नेता तो शामिल हैं ही, जो इस बात को न जाने क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि उनके धत्कर्मों ने हमारी कितनी ही पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। ये वो नेता हैं जो अपने छोटे लालचों के चक्कर में दूसरों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। देहरादून के सत्ता के गलियारों के भीतर की खबरें रखने वाले मेरे कुछ परिचित पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि इस पूरे खेल में बाहर के प्रभावशाली नौकरशाह भी शामिल हैं। बाहर की वो लॉबी भी शामिल है जो कि पैसे और रसूख के दम पर कुछ भी करा सकने की सामर्थ्य रखती है।
पता नहीं आपको इस बात का अंदाजा है या नहीं, लेकिन जैसे हालात हैं उसे देखकर तो लग रहा है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की भूमिका सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर की या एक मैनेजर से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है इन हालातों में। वरना किसी भी मुख्यमंत्री की भला इतनी हिम्मत कैसे हो सकती थी कि वो राज्य के हित में बनाए गए भूमि कानून की खुद अपने ही हाथों से ऐसी तैसी कर दे और उत्तराखंड में जमीनों की खुली लूट के दरवाजे खोल दे। लेकिन ऐसा किया गया है, बीजेपी की सरकार ने किया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते किया गया, 2018 में किया गया। इसीलिए कह रहा हूं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, सारा खेल उसी में छिपा हुआ है। 2018 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने उत्तराखंड में भूमि कानून के सख्त प्रावधान हटाए, उसके बाद क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं। 6 साल हो चुके हैं, उत्तराखंड में एक ही पार्टी की दूसरी बार सरकार आ चुकी है, लेकिन उस भूमि कानून को हिमाचल की तर्ज पर सख्त बनाने के बजाय लारे लप्पे चल रहे हैं। हमारी सरकार में बैठे लोग सिर्फ बयान वीर बने बैठे हैं और उन्हीं के लोग बाहर से राज्य में पार्टी के प्रभारी बनकर आते हैं और यहां प्रॉपर्टी का धंधा शुरू कर देते हैं, यहां की जमीनों की डील करने लगते हैं और डर दिखाते हैं किसी और ही कम्युनिटी का। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और यहाँ के मूल निवासियों के लिए के साथ क्या हो रहा है पता है आपको? उनका वो दर्जा खत्म करके उन लोगों के साथ स्थायी निवासी बना दिया गया है जो कि उत्तराखंड में 15 साल से रह रहे हैं। बहुप्रचारित यूसीसी कानून ने तो और भी बड़ा और खतरनाक खेल कर दिया है। धामी सरकार ने उत्तराखंड की विधानसभा से समान नागरिक संहिता का जो कानून पास किया है और जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी की मुहर लग चुकी है, उसमें हर उस व्यक्ति को उत्तराखंड का निवासी कानूनी रूप से मान लिया गया है जो कि साल भर से उत्तराखंड में रह रहा है। साल भर से यहां रहने वाला भी अगर कानूनी रूप से उत्तराखंड का निवासी है तो फिर यहां के स्थानीय अवसरों, यहाँ के रोजगार, यहाँ के संसाधनों पर भी उसका वैसा ही हक हो सकता है जैसा कि यहाँ के मूल निवासी का होगा। इस पर सफाई देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। उस पर रहस्यमयी चुप्पी साधी गई है, इसीलिए आशंका गहरा रही है। इन चिंताओं पर भी मेरा एक वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसलिए आप हरियाणा के नेता करतार सिंह भड़ाना को फरीदाबाद से उठाकर उत्तराखंड के मैंगलोर से उम्मीदवार बना देने को सिर्फ चुनावी नजरिए से मत देखिए। भड़ाना को विधायक बनाने की हसरत भी शायद उसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा हो सकती है जिसमें ऐसा तय माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भविष्य में अब सारा खेल मैदानों से या तराई से संचालित होगा। क्योंकि जब विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा तो तय है कि पहाड़ से मौजूदा सीटों की संख्या घट जाएगी और हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी या तराई इलाकों में ज्यादा सीटें होंगी। तो जहां ज्यादा सीटें होंगी, जाहिर सी बात है कि भविष्य में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी वही तय करेंगे, वही सरकार का एजेंडा सेट करेंगे। पहाड़ों की तकदीर का फैसला भी उन्हीं के हाथों से होगा। पहाड़ के खिलाफ साजिशें कैसे सिलसिलेवार तरीके से हो रही हैं, इसका एक उदाहरण और देता हूं। ज्यादा समय नहीं बीता है जब उत्तराखंड के विधायकों ने उस गैर शरण में विधानसभा सत्र नहीं कराए जाने को लेकर अभियान छेड़ दिया था जिसे कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था बाकायदा, और जहां बाकायदा भव्य विधानसभा भवन है, विधायकों और अफसरों के लिए शानदार आवास बनाए गए हैं। लेकिन आधा से ज्यादा विधायकों ने ये बहाना बनाकर वहां जाने से इनकार कर दिया था कि वहां ठंड लगती है। बताइए, पहाड़ी राज्य के विधायक कह रहे हैं कि हमें राजधानी गैरसैंण में नहीं जाना क्योंकि वहां सर्दी है। आपको हंसी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि गैरसैंण को विधायकों द्वारा रिजेक्ट किया जाना महज संयोग नहीं था, वो एक सोचा समझा राजनीतिक प्रयोग था। क्योंकि अस्थायी राजधानी देहरादून के रायपुर इलाके में सरकार काफी दिनों से नया विधानसभा भवन बनाने की जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। न सिर्फ विधानसभा भवन बल्कि उसी रायपुर इलाके में करोड़ों की लागत से जो है नया सचिवालय भवन बनाने की भी तैयारियां चल रही हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि क्रोनोलॉजी को समझिए। इन सारे घटनाक्रमों की नाल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनमें कई राजनीतिक संदेश छिपे हुए हैं जो हिडन हैं। लेकिन दोस्तों, हमें अपने पहाड़ों की चिंता है। ये राज्य पहाड़ों के लिए ही मांगा गया था, इसकी लड़ाई भी इसीलिए लड़ी गई थी, कुर्बानियां भी पहाड़ी राज्य के लिए ही दी गई थी।
मैं एक बार पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए जब यूपी की विधानसभा से 24 अगस्त 1994 को पहला संकल्प पत्र पारित किया गया था सर्वसम्मति से, तो उसमें सिर्फ पहाड़ी राज्य पर जोर दिया गया था। यहाँ के विषम भूगोल, यहाँ की विशिष्ट प्रशासनिक जरूरतों और यहाँ की आर्थिकी, इन तमाम बातों का उसमें जिक्र था। उस प्रस्ताव में उस समय के 8 पहाड़ी जिले पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ ही शामिल थे। उसमें तो हरिद्वार शामिल ही नहीं था। उस प्रस्ताव को न सिर्फ उस समय की समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस सभी के विधायकों ने समर्थन दिया था, किसी ने विरोध नहीं किया था। तो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए जो भावना उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने 1994 में जताई थी, हम आज उसी भावना का सम्मान किए जाने की बात कर रहे हैं। हमारा विरोध किसी भड़ाना से नहीं है, बल्कि भड़ाना जैसे लोगों को उत्तराखंड में रोपने के पीछे का जो खेल है उस पर हमारे सवाल है। हमारे सवाल हैं कि क्या राजनीतिक लोगों ने चुपचाप पहाड़ के हितों का सौदा कर लिया है? आप हमारी इस भावना की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे सवालों पर प्रतिप्रश्न करने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक पहाड़ी होने के नाते और यहाँ का मूल निवासी होने के नाते अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि को लेकर चिंता जताने का हक तो हमें है ही, ठीक वैसे ही जैसे आपको है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बेधड़क रखिए, मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं फिर से कह रहा हूं, बात दूर तक जानी चाहिए। और जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।